स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारी एक पहली क्लास रहेगी यूपीपीएससी अल्टीग्रेड उर्दू प्री और साथ में मेंस के लिए। ख़ासकर ये क्लास जो अपलोड की गई है वो प्री एग्ज़ाम को देखते हुए ही इसको बनाया गया है और उसके नोट्स भी इसी हिसाब से तैयार किए गए हैं जिससे आपका प्री एग्ज़ाम आराम से निकल पाए। और यूट्यूब के द्वारा जो क्लास कराई गई है उसके अलावा हमारे पास इस क्लास के नोट्स अवेलेबल हैं फुल कोर्स के साथ। डेली वाइज आपको जैसे क्लास होती रहेगी वैसे ही आपको एक क्लास वाला नोट्स और साथ ही उसका मेंस के लिए जो हमारे पास मवाद है इसी टॉपिक को लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बाद आप नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी अल्टीग्रेड के लिए जो सबसे पहला हमारा टॉपिक दिया गया है उसका नाम है उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, उसका आगाज़ और उसका इर्तिक़ा। ये एनसीईआरटी बेस्ड हमारा सिलेबस रहेगा जो कि काम करेगा ख़ासकर यूपीएससी अल्टीग्रेड, यूपीटीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, चाहे D++B टीजीटी हो या पीजीटी हो, बीपीएससी टीआरई 4 में चाहे या एस टेट में 6 to 8 हो, 9 10th हो या 11 12th हो, सबके लिए ये हमारी क्लास एनफ रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। किसी तरह की अगर कोई परेशानी हो, समझने में कोई दिक्कत आपको आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आप चलते हैं क्लास की तरफ। ये हमारी क्लास 1 है। आज से हम इस सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज हर एक वो मवाद जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और इर्तिक़ा हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा ज़ुबान के बारे में अगर बात करें तो ज़ुबान किसे कहते हैं, क्या उसकी तारीफ़ है और सारी चीज़ें हम ख़ासकर अभी उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं तो उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़ और उसकी तारीफ़ सभी चीज़ें हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे ज़ुबान आवाज़ और अल्फाज का मजमूआ है जो हमारे जज्बात व एहसासात और ख़यालात को अदा करने का एक वसीला है। जैसा कि आप सब जानते हैं ज़ुबान चाहे कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, मंडारियन, कोई सी भी लैंग्वेज है, कोई भी ज़ुबान है, उसका काम ये रहता है कि हाँ हमारे अंदर जो ख़यालात या जज्बात या एहसासात जो पैदा हो रहे हैं उनको ज़ुबान के तौर पर अपने ख़यालात को वाज़ेह किया जाता है और जो भी वो ज़ुबान होती है उसमें ख़यालात और एहसासात ही ज़ाहिर होते हैं, चाहे वो ज़ुबान उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो या कोई सी भी दूसरी हमारी ज़ुबान हो। अगले टॉपिक पर बढ़ें, अगले पॉइंट पर हम जाएं तो इसमें लिखा हुआ है ज़ुबान की दो सूरतें होती हैं, एक तो ज़ाहिरी सूरत, एक मानवी सूरत। जो लिखी जाती है या बोली जाती है वो ज़ाहिरी सूरत होती है और उसको समझने के लिए जो मानवी हालत होती है वो उसकी मानवी सूरत होती है। ये पॉइंट आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में आपके कि ज़ुबान की कितनी सूरतें होती हैं, दो सूरतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ज़ाहिरी सूरत और उसकी मानवी सूरत। ज़ुबान की तारीफ़ के बारे में अगर बात करें तो इंसान हैवान नातिक है, यानी वो बोल सकता है, अपने जज्बात, ख़यालात और एहसासात को दूसरों तक पहुंचा सकता है। ज़ुबान की तख्लीक इंसान की सबसे बड़ी ईजाद है। ज़ुबान इंसानी जहन की तख्लीक सलाहियत का सबसे बड़ा और अव्वलीन नमूना है। इन सारी चीज़ों को आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे क्योंकि ज़ुबान एक वसीला होती है हमारे जज्बात और एहसासात और ख़यालात को अदा करने का। उससे आगे हम जाएं तो ज़ुबान एक ज़िंदा हकीकत है जिसमें मुसलसल तब्दीलियाँ होती रहती हैं। कोई सी भी ज़ुबान हो, कोई सी भी जो भी आपने भाषाएं पढ़ी हैं इससे पहले, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसमें जैसे जैसे ज़माना बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, वैसे वैसे
ज़ुबान के अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और भारत के अंदर, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, चाहे वो बोलियाँ हों चाहे ज़ुबान हो। उनकी सोती, सरफ़ी, नहवी और ख़ुसूसियात की बिना पर माहिर लिसानियात ने 8 ख़ानदानों में तक़सीम किया है। किसे तक़सीम किया है? ज़ुबान और ज़ुबानों के ख़ानदानों को। यानी जितनी भी ज़ुबानें दुनिया में बोली जाती हैं उनका एक ख़ानदान होता है। इसी से पता चलेगा कि उर्दू कैसे पैदा हुई, किस ख़ानदान से पैदा हुई। सारी चीज़ें हम इसी में देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा सामी ख़ानदान, उसके बाद आपने देखा हिंदू चीनी, द्राविड़ी, और उसके बाद अगर आपने देखेंगे तो ये मुंडा है, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलायाई और हिंद यूरोपी। ये आपके 8 ख़ानदान हैं, जिसमें से अगर हम उर्दू के लिए बात करें तो हमारा हिंद यूरोपी ख़ानदान होता है, चाहे वो हिंदी के लिए हो चाहे उर्दू के लिए हो, क्योंकि हिंदी और उर्दू एक ही माँ की दो बेटियां कही जाती हैं या खालाजाद बहनें कही जाती हैं। तो इनका ख़ानदान दोनों का हिंद यूरोपी ख़ानदान से ही है, जिसको हिंदी में भारोपीय परिवार कहते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो ये आपको ध्यान होगा। दूसरे और ख़ानदानों के बारे में बात करें तो जैसे हमारा सामी ख़ानदान है, इसमें कौन कौन सी ज़ुबानें होती हैं, और जो हमारा हिंद चीनी है उसमें कौन कौन सी ज़ुबानें होती हैं। सामी ख़ानदान में अरबी और इब्रानी होती है। द्राविड़ी की अगर बात करें तो साउथ इंडियन जितनी भी लैंग्वेजें हैं वो इसी के अंदर आती हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वगैरह आती हैं। हिंदू चीनी यानी हिंदुस्तान और चीन की जो ज़ुबानें हैं वो अफ्रीका या अमेरिका की या मलायाई की अगर हम ज़्यादा कोशिश करते हैं पढ़ने की तो उससे सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं, या तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो सामी ख़ानदान से या द्राविड़ी से या हिंदू यूरोपी ख़ानदान, जिसको हम भारोपीय परिवार कहते हैं। अगला पॉइंट देखें, हिंदुस्तान में हिंदू यूरोपी ख़ानदान का सिलसिला बड़ा वसीआ है। यह ख़ानदान अपने इर्तक़ाई दौर में हिंद ईरानी से गुजरकर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको 2 नामों से जाना जाता है। अगर पुराने दौर को देखेंगे तो हिंद ईरानी भी इसी को कहा जाता है या हिंद आर्याई कहा जाता है, और अब हम आखिर में अगर देख रहे हैं तो इसको हमने यहाँ पढ़ा हिंद यूरोपी ख़ानदान है। इसी का नाम हिंद ईरानी या हिंद आर्याई। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वैसे वैसे इसका नाम बदला, और कैसे कैसे बदला आगे हम सारी चीज़ों की बातें करते चलेंगे। अगला पॉइंट है, हिंद आर्याई का इर्तिक़ा 3 मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। जो हिंद आर्याई हमारा है उसकी जो तरक्की हुई है 3 उसको दौरों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई, यानी पुरानी और मिडल और नई। 3 हिंद आर्याई जो हमारे ख़ानदान है उसको 3 दौरों में बांटा गया है। अगले पॉइंट में हम जाएं तो इसमें आप देखेंगे कि आर्यों का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए, ये नसीर अहमद खां का कहना है। यानी आर्य जो आए थे वो मिडल एशिया से आए थे, वस्ती एशिया से आए थे, तो उनका जो वतन है हमें वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए। आर्य मशरक़ी और मगरबी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। जो हमारे आर्य नस्ल के लोग भारत आए थे मिडल एशिया से आए थे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से आए थे? मिडल एशिया से आए थे, और वो 2 ग्रुप में तकसीम हो गए थे। जो मशरक़ी आर्य थे उनको कहा जाता है कोश्तम, और जो मगरबी आर्य थे उनको कनेटम। 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे, ये 2 ग्रुप बन गए थे उनके। उससे अगले पॉइंट पर चलें तो जो हमारे 3 अदवार हैं उसमें सबसे पहला अदवार हमको पढ़ना है। कदीम हिंद आर्याई उसका नाम है, और अगर इसका दौर देखें तो 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 500 क़ब्ल मसीह तक इसका दौर चला। अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो कदीम हिंद आर्याई जो था वो संस्कृत को ही कहा जाता है, क्योंकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की, और उसी में उर्दू आती है, तो उसका भी वही मामला है कि इनकी तो आदि जननी है, इनकी जो पुरानी भाषा है या पुरानी लैंग्वेज या पुरानी ज़ुबान है वो संस्कृत है। ये जो हमारा दौर था इस दौर में संस्कृत ज़ुबान का रिवाज था,
और 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक का जो 1000 साल का दौर रहा है, उसमें संस्कृत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। पहला था वैदिक संस्कृत, जो 1500 कबल मसीह से लेकर 1000 कबल मसीह तक यानी कि 500 साल रहा। इस दौर में चारों वेद लिखे गए, इसीलिए इसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक का मतलब वेदों से है, और वेद 4 होते हैं। इसको आपको क्रम वाइज याद रखना है। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, और ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह के बीच। दूसरा हमारा जो संस्कृत का ही एक और पार्ट है, वो है क्लासिकल संस्कृत, जो 1000 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक रहा है। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने इसे 5 मंजिलों में तकसीम किया है संस्कृत को। सबसे पहला हम अगर देखें, जो डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने भागों में इसको बांटा है या कितनी मंजिलों में इसको तकसीम किया है, सबसे पहला होता है वैदिक मंजिल, इसमें वेद लिखे जाते हैं। दूसरा है आहद पाणिनि की मंजिल, इसमें पाणिनि की अष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई। तीसरी हमारा जो मंजिल है वो है रजमीय मंजिल, इसमें महाभारत लिखी गई थी। और चौथे नंबर पर आएगा दुनियावी मंजिल, इसमें संस्कृत सरकारी जुबान बन जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, किसी भी भाषा का, किसी भी जुबान का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें पता चलता है कि जैसे ये चौथे दौर की ये घटना है, इसमें संस्कृत सरकारी जुबान बन जाती है। और 5वीं में बात करें टकसाली मंजिल, इस अहद में संस्कृत कवायद नवीसों की पाबंद हो जाती है। जैसे ही ये शुरुआत होती है 5वीं टकसाली मंजिल की, तो कवायद नवीसों की पाबंदी हो जाती है, कवायद की बहुत ज़्यादा पाबंदी की गई। उसके बाद संस्कृत का जो है दौर एकदम टूट सा गया और संस्कृत गुम होती चली गई। दूसरे अगर हम दौर की बात करें तो वो हमारा कहलाता है वस्ती हिंद आर्याई, जिसका दौर का जो वक्त है, जो पीरियड है, इसका टाइम पीरियड वो है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। इसके भी 3 दौर हैं। पहला दौर 500 कबल मसीह से लेके मसीही सन की शुरुआत तक है, यानी जब तक मसीही सन शुरू होती है तब तक ये पहला दौर चलता है। और इस दौर की जो भाषा है, जो जुबान है, उसको कहा जाता है पाली। पहले संस्कृत 1500 से लेकर 500 कबल मसीह तक, और वो भी 2 हिस्सों में बांटी गई, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। 500 साल के सारे दौर रहेंगे। अब वस्ती हिंद आर्याई 1500 साल अगर चली है, तो इसमें 3 जुबानें आप पढ़ेंगे, जिसमें पहली है पाली। इस दौर में पाली समाज की जुबान बनी। जैन और बुद्ध मत की तालीम इसी जुबान में हुई। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा जैन धर्म है या हमारा बौद्ध धर्म है, इनके जो शुरुआत करने वाले हैं दोनों धर्म की, उनकी पैदाइश 500 कबल मसीह से लेकर कबल मसीह ईस्वी शुरू होने तक हुई थी। और उस वक्त जो है ज़ुबान हमारी जो समाज में राइज थी वो पाली ज़ुबान थी। पाली में ही बौद्ध धर्म के जो इन्होंने उपदेश वगैरह दिए थे गौतम बुद्ध ने, वो पाली ज़ुबान में ही दिए थे। और उसको मनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इसी ज़ुबान का इन्होंने प्रयोग किया था या उपयोग किया था। तीसरे अगले पॉइंट पर अगर हम जाएं तो ये लफ्ज़ पाली संस्कृत की पंक्ति से निकला है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वस्ती हिंद आर्याई का दौर क्या कहलाता है। 500 कबल मसीह से लेकर उसका जो सन है 1000 ईस्वी तक है। इसके कितने दौर थे, तो 3 दौर थे। पहला दौर था 500 कबल मसीह से लेकर मसीह सन शुरू होने तक, और उस वक्त में जो हमारी ज़ुबान थी समाज की, वो पाली ज़ुबान थी। उसी में जैन और बुद्ध की तालीम हुई थी। लफ्ज़ पाली किस भाषा के शब्द या किस ज़ुबान के शब्द से या किस ज़ुबान के हर्फ से निकला है, तो संस्कृत के और पंक्ति से निकला है। ये दौर प्राकृतों के आगाज़ का दौर कहा जाता है। वस्ती हिंद आर्याई में अगर दूसरा दौर, हम इन जो 3 अदवार उसके बताए गए थे, उसमें अगर दूसरा दौर देखें तो प्राकृत का है।
प्राकृत किसी एक जुबान का नाम नहीं है, कई एक जुबानों के मजमूए का नाम प्राकृत है। प्राकृत के माना होते हैं फितरी जुबान के। इस अहद में अदबी और अहम प्राकृत की 5 शक्लें नजर आती हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि जो चीज़ें अभी हमें लिखी हुई दिख रही हैं, जैसे शोरशैनी, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी, पेशाची, इस अहद में यानी अदबी और अहम प्राकृत की 5 शक्लें जो बताई गई हैं। आगे जब आप पहुंचेंगे, प्राकृत का जो दौर है वो ईसवी शुरू होने से 500 ईसवी तक है, जो 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक आएगा। इसके बाद आएगा वो अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंशों के भी नाम है। शोरशैनी अपभ्रंश भी है, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी, पेशाची, ये सारे अपभ्रंश भी हैं। और इस अहद में, जैसे कि प्राकृत वाले में आप देख रहे हैं, इस अहद में अदबी और अहम प्राकृत की 5 शक्लें नजर आती हैं। ये किस इलाके की हैं ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। शोरसैनी, इसका मरकज मथुरा का इलाका था और इसीलिए इसको शोरसैनी कहा जाता है। ये एक अपभ्रंश भी है, आगे चलकर हम इसको देखेंगे। महाराष्ट्री, ये महाराष्ट्र आज का महाराष्ट्र है, या उस दौर में गुजरात वगैरह का कुछ इलाका था, ये वहाँ पर हुआ करता था। महाराष्ट्री अपभ्रंश भी इसको कहते हैं। यहाँ शायरी और मौसीकी, जो महाराष्ट्री जो हमारी ज़ुबान है उसको, या इसका जो अपभ्रंश है उसको शायरी और मौसीकी का अपभ्रंश भी कहा जाता है। उसके बाद आएंगे मगधी में। ये मशरक़ी जो हिंदुस्तान है ये उसकी ज़ुबान है, आगे चलकर हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। अर्धमगधी, इसके माना अर्धमगधी में जैसे आप हिंदी का ये लफ्ज़ है तो इसके माना होते हैं आदि मगधी। अवध और मशरक़ी जो यूपी है हमारा, मशरक़ी हिंदुस्तान नहीं है, इसमें मशरक़ी यूपी है। मशरक़ी हिंदुस्तान, मगरबी हिंदुस्तान, मशरक़ी यूपी और मगरबी यूपी, इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। पेशाची, जैसे कि आप देख रहे हैं, कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत है। उसके बाद हम तीसरे दौर पर आएंगे जिसका नाम है अपभ्रंश। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद करने का तरीका जो है मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको याद करना है। बड़ा आसान है, फिलहाल आप सुनिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। तीसरा दौर हमारा शुरू होता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ये दौर अपभ्रंश का दौर कहलाता है, यानी यहाँ जो भाषा है वो, यह जुबान है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के माना होते हैं बिगड़ी जुबान के। पहली बार जो हमें अपभ्रंश जो हर्फ है इसका ये देखने को मिला तो ये नाट्य शास्त्र में देखने को मिला। हिंदुस्तान के जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंश से हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान की जितनी भी जदीद या नई जो भाषाएं हैं उनकी पैदाइश प्राकृतों से नहीं हुई है बल्कि अपभ्रंशों से ही, इसलिए हमको अपभ्रंश को बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसकी सारी चीज़ें, सारे पॉइंट याद रखना है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो अपभ्रंश के यूं तो 7 रूप माने जाते हैं। इसको हम बोलेंगे जो हमारा अपभ्रंश है, यानी ये 7 अपभ्रंश माने जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और उर्दू में ये सारे पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब अपभ्रंश में शोरशैनी अपभ्रंश जो सबसे पहले आता है, इसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे भी, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपभ्रंश जो शोरशैनी अपभ्रंश है इसी से हिंदी पैदा हुई है। और जब हिंदी शोरशैनी अपभ्रंश हुई है तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उर्दू भी इसी इलाके से हुई है या फिर खड़ी बोली से, और खड़ी बोली भी शोरशैनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शोरशैनी अपभ्रंश की मंदरजा झेल बोलियाँ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खड़ी बोली। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक इसी से है, खड़ी बोली, तो इसलिए शोरशैनी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो शोरशैनी हमारा अपभ्रंश है उसमें राजस्थानी, खड़ी बोली, गुजराती और पहाड़ी, कुछ जगह पंजाबी वगैरह भी आता है, और इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा पहाड़ी हिंदी, जो शोरशैनी अपभ्रंश के ही हिस्से माने जाते हैं। आगे बढ़ें तो जदीद हिंद आर्याई का दौर आ जाता है 1000 ईस्वी से लेके ताहाल तक। ये जो 1000 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी का एक जो दौर है उसमें अवहट्ट भी एक नाम सुनाई देता है। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसका जो क्रम वाइज रूप रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम वीडियो के आखिर में आपको एक बार याद कराएंगे और बताएंगे। पहले जदीद हिंद आर्याई के बारे में बात करते हैं।
हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की गिरोहबंदी हस्ब दिल तरीक़े से करते हैं। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें हैं लहंदा, सिंधी। ये हमने इसको बांट दिया है कि मगरबी हिंदुस्तान है, मशरक़ी हिंदुस्तान है, मिडल हिंदुस्तान है, क्या क्या है ये फ़िलहाल आपको देख लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे जनूबी हिंदुस्तान की ज़ुबान मराठी। जनूब माने दक्षिण, यानी दक्षिण भारत की मराठी है, और दूसरी ज़ुबानें भी इसमें आएंगी। शुमाल मगरबी में देखें तो लहंदा और सिंधी, जो सिंधी हमारी भाषा है, सिंधी ज़ुबान है, जो आजकल सिंध का इलाका जो पाकिस्तान में है वहाँ ये लहंदा, जिसमें पंजाबी वगैरह ये सारी भाषाएं, हमारी सारी ज़ुबानें आती हैं। उसके बाद मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़ुबानों की बात करें तो जो हमारा मशरक़ी हिंदुस्तान है, पूर्वी भारत, उसमें आसामी आएगी, बंगाली, उड़िया और बिहारी आएगी। मशरक़ी हिंदी, अब दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मशरक़ी हिंदुस्तान अगर पूछा जाएगा तो उसमें आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी आएगा, अगर मशरक़ी हिंदुस्तान आता है। लेकिन मशरक़ी हिंदी अगर आता है तो इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषाएं, तीन ज़ुबानें हमारी आती हैं। उसके बाद मध्य देश की अगर बात करें, ये मध्य हिंदी नहीं है, मध्य देश या मध्य यूपी भी नहीं है, इसमें आता है हमारा मगरबी हिंदी। इसको बहुत डिटेल में हमें याद रखना है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। जो हमारा शोर सैनी अपभ्रंश था उसकी जो 4 बोलियां थी, जिसमें राजस्थानी आती है, पहाड़ी हिंदी आती है, मगरबी हिंदी वगैरह आती हैं। तो हमें जो ज़्यादातर पढ़ना है मगरबी हिंदी के बारे में। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। उसके आसपास जो हरियाणा वाला इलाका है उसमें हरियाणवी, जिसको बांगड़ू भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रिज भाषा, जो ब्रिज का इलाका है, जो मथुरा का इलाका कहा जाता है वहाँ, और ज़िला कन्नौज यूपी का जो इलाका है वहाँ कन्नौजी, और बुंदेलखंड यूपी का जो इलाका है उसमें बुंदेली ज़ुबान बोली जाती है। अब उर्दू ज़ुबान के इब्तदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं, बाकी डिटेल में आगे ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अगर माने तो उर्दू के आगाज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये उन्होंने कहा है अपनी किताब आब हयात में। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो हमारा पॉइंट हो गया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की पैदाइश किस इलाके से बताई है, तो ब्रिज भाषा से उन्होंने बताई है। किस किताब में, यानी उनकी किताब का नाम है आब हयात, और उसी में उन्होंने लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उसके बाद हम आएंगे मसूद हुसैन खां। सरजमीन दहली और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है, इन्होंने माना है नवाहे दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा हैं। इसी में अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने भी दहली के आसपास के इलाके को ही, या दहली की ज़ुबान को ही माना है कि उर्दू वहीं से पैदा हुई है। महमूद शिरानी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, ये किताबों का ध्यान रखना है किसने कौन सी बात कही है और किस किताब में इन्होंने लिखी है। पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये लिखते हैं महमूद शिरानी। उसके बाद डॉक्टर सहील बुखारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने उड़ीसा को बोला है कि उड़ीसा जो या उड़िया ज़ुबान है वहाँ से उसकी पैदाइश हुई है। सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है कि ये उर्दू सिंध में पैदा हुई है। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने उर्दू को हरियाणवी के असरात से बोला है कि उर्दू हरियाणवी से बनी है, ये पैदा हुई है। नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, ये कहा है। और डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने कहा है कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है। उसके बाद आखिरी हमारे जो माहिर लिसानियात हैं उन्होंने कहा है कि उर्दू मगधी से निकली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देखते रहेंगे कि कैसे क्या आगे आगे चलता है और बढ़ता है। बहुत सारे माहिर लिसानियात हैं और माहिर लिसानियात के अलावा कुछ और उर्दू के ऐसे जानकार हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को बताया है, लेकिन ये ख़ास चीज़ आपको इस नोट्स में और क्लास में दी गई हैं। इन्हीं से सीधे डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है, जिसको आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो हमारी पैदाइश हुई थी कि कैसे कैसे हुई है, उसको अगर हम सिलसिलेवार अगर याद रखने का तरीका देखें तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आभाट, ये आपको रट लेना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आभाट, ये दौर हैं। कौन कौन सी भाषा थी उसके नीचे मैंने इसका सन भी लिखा हुआ है और कितने उसके भाग थे, कितने हिस्सों में वो तकसीम हुई है, सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन आपको सबसे पहले
यही याद रखना है कि उर्दू या हिंदी दोनों का यही एक ही तरीका है कैसे कैसे पैदा हुई हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। अगर संस्कृत की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा क्लासिकल संस्कृत, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक या कबले मसीह, कुछ भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए। दूसरा दौर होता है इसी का संस्कृत का क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपको देखना है कि वेद इसमें जो लिखे गए हैं, और वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी सीक्वेंस में आपको ये याद भी रखना है। क्लासिकल संस्कृत की अगर बात करें तो 1000 ईसा पूर्व, यानी जैसे ही वैदिक संस्कृत खत्म हुई तो क्लासिकल संस्कृत आई। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व या कबले मसीह, जो आपको याद रखना है, कबले मसीह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको कबले मसीह याद रखना है। जैसे ही संस्कृत का जवाल हुआ उसके बाद पैदा हुई पाली। पाली 500 कबले मसीह से लेकर कबले मसीह शुरू होने तक, ये ईस्वी शुरू होने तक रही 500 साल। इनका सबका जो ज़माना है वो 500 साल है। संस्कृत के 1000 साल है, लेकिन उसके भी दो हिस्से हैं, तो वैदिक और क्लासिकल दोनों 500। 1500 से लेकर 1000 तक वैदिक संस्कृत और 1000 से लेकर 500 तक कबले मसीह यानी क्लासिकल संस्कृत। उसके बाद 500 कबले मसीह जैसे ही क्लासिकल संस्कृत खत्म हुई उसके बाद पाली शुरू हुई 500 कबले मसीह से लेके कबले ईस्वी शुरू होने तक। उसके बाद आई हमारी प्राकृत, ईस्वी के शुरू होने से लेके 500 ईस्वी तक प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और उसके बाद अवहट्ट का दौर 200 वर्ष के आसपास माना गया, 200 साल के आसपास, जिसको कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, तो इसको याद फिर भी रखने लगा आपको। इसका अगर सीक्वेंस में हम देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और नीचे उसकी सन, उसका दौर लिखा हुआ है कितने साल तक कौन कौन सी जुबानें रहीं। उसके बाद हमें चलना है अपभ्रंश पर। अपभ्रंश में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि अपभ्रंश कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो शोरशैनी अपभ्रंश। उसके बाद अगर हम देखें तो मगधी अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, विराचल अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश और खश अपभ्रंश। हमें जो सबसे ज़्यादा गौर और फिक्र करनी है वो शोरशैनी अपभ्रंश पर ही करनी है और इसी को पढ़ना है। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस पूरा जो मेरे पास बुक है उसके नोट्स वगैरह भी जो डिटेल्ड नोट्स हैं मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यहाँ मुख्तसर चीज़ें ही आपको पढ़ाई जा रही हैं ताकि, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी जो डिटेल नोट्स वगैरह PDF में आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो हमारा शोरशैनी अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी एक होती है, दूसरा इसमें राजस्थानी होती है, तीसरा हम इसमें देखें तो पहाड़ी हिंदी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, जिसके अंदर आती है ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी। उसके अलावा साथ ही में आती है बुंदेली। खड़ी बोली से भी कुछ लोगों ने बताया कि उर्दू की पैदाइश हुई है, कुछ लोगों ने ब्रज भाषा से भी बताया, कुछ लोगों ने हरियाणवी से भी बताया है। सभी जगह आप देखेंगे तो पंजाबी से भी बताया है, दक्कनी से भी बताया, उड़ीसा से बताया, लेकिन ये जो पश्चिमी हिंदी यानी अपभ्रंश, शोरशैनी अपभ्रंश का जो हिस्सा है उसमें उर्दू को आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट उर्दू से दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थानी होती है शोरशैनी के बाद, पश्चिमी हिंदी के बाद शोरशैनी। उसमें हमारी 4 बोलियाँ आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी 2 भागों में होती है, एक तो होती है गढ़वाली और दूसरी होती है कुमाऊँ। जो पहाड़ों का निचला हिस्सा है, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या और ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो कुमाऊनी जो नीचे का हिस्सा है और पहाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें गढ़वाली, खासकर ये उत्तराखंड में बोली जाती हैं और इसको हमें वैसे ही ध्यान रखना है। खड़ी बोली जो दिल्ली और उसके पास का आसपास का इलाका है उसमें खड़ी बोली बोली जाती है। ब्रिज भाषा जो हमारा ब्रिज का क्षेत्र है जिसको हम मथुरा का इलाका कहते हैं वहाँ पर बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा राज्य या दिल्ली के आसपास जिसे बांगरू भी कहा जाता है वहाँ बोली जाती है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में और बुंदेली बुंदेलखंड के इलाके में बोली जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्री हुआ, अर्ध मगधी और मगधी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।
अब हम बात करेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश के बारे में। सबसे पहले अर्धमागधी जो हमारी अपभ्रंश है उसमें 3 बोलियां मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं खास तौर पर, जिसमें एक होती है अवधी, दूसरा बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमारा अर्धमागधी का हिस्सा है। इसको आप ज़रूर ध्यान से रखिए, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप सुनकर इसको अपने नोट्स में शामिल करिए कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हमारा अर्धमागधी का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम बात करें मगधी की, तो मगधी को बिहारी हिंदी भी कहा जाता है, जिसमें बिहार की 3 मुख्य बोलियां शामिल की जाती हैं। सबसे पहले भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। महाराष्ट्री में केवल महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आता है, जिसमें महाराष्ट्र की बोलियां या साउथ की भी कुछ बोलियां थोड़ी बहुत शामिल की गई हैं। अर्धमगधी का आपको पता चल गया। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली कन्नौजी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और हरियाणवी, ये शोर शैनी अपभ्रंश की। बिराचाल, पैशाची और खश, जिसमें पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भाषाएं ये सब आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और जो आपको मैं डिटेल्स नोट्स जो मैंने बना रखे हैं या बुक वगैरह जो भी NCERT है सब कुछ है मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको अलग से इस नोट्स के साथ अटैच करके आपके ग्रुप में सेंड करूँगा, जहाँ से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कीजिए। किसी तरह की कमी या खामी आपको नज़र आ रही हो तो कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, शुक्रिया।